हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिल्टन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यूज। इसके पहले हमने मिल्टन के 3-4 वीडियो को अपलोड कर दिया है जो एमसीक्यूज से रिलेटेड थे। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। आज भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके जॉन मिल्टन पर हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल The marriage of heaven and hell describes the poet's visit to hell, a device adopted from Dante Divine Comedy। ये हो गया था क्वेश्चन, लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन हो गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम ब्लेक। ये हो गए थे तो हम यहाँ 71 से देखेंगे। ओके, लास्ट वीडियो में 70 क्वेश्चन तक हो गए थे, आज हम 71 से देखेंगे। पैराडाइज लॉस्ट इज सेपरेटेड इनटू 12 बुक्स। 12 बुक्स और सेक्शन, मतलब पैराडाइज लॉस्ट को 12 बुक्स या 12 सेक्शन में सेपरेट किया गया था। द लेंथ ऑफ विच वेरी ग्रेटली, और जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है द लेंथ ऑफ विच वेरी ग्रेटली, किसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी। द लॉन्गेस्ट इज डैश विद 1189 लाइन्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पैराडाइज लॉस्ट है उसको कितने 12 बुक्स में या 12 सेक्शन में सेपरेट किया गया था। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे लॉन्गेस्ट जो बुक है वो कौन सी है, जिसमें 1189 लाइन है, 1189 लाइन्स हैं। उस लॉन्गेस्ट बुक का नाम बताना है। तो लॉन्गेस्ट बुक का नाम क्या है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बुक 9। बात हो जाती है अगर लॉन्गेस्ट बुक की, तो लॉन्गेस्ट बुक आपकी बुक 9 है। याद रखिएगा बुक 9 है, जिसमें कितने लाइन्स हैं, 1189 लाइन्स हैं। अब बात कर लिया जाए अगर शॉर्टेस्ट बुक की, शॉर्टेस्ट बुक कौन सी है, पैराडाइज लॉस्ट की शॉर्टेस्ट बुक कौन सी है, तो शॉर्टेस्ट बुक आपकी बुक 7 है, जिसमें 640 लाइन्स हैं। ओके, तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। पैराडाइज लॉस्ट की लॉन्गेस्ट बुक कौन सी है, बुक 9 है, जिसमें 1189 लाइन्स हैं। पैराडाइज लॉस्ट की शॉर्टेस्ट बुक कौन सा है, बुक 7 है, जिसमें 640 लाइन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराडाइज लॉस्ट इज सेपरेटेड इनटू 12 बुक्स और सेक्शन। सेम वही क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ इज वेरी ग्रेटली, द शॉर्टेस्ट इज डैश विद 640 लाइन्स। वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से पूछ लिया है, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे लॉन्गेस्ट पूछा था, यहाँ पे शॉर्टेस्ट पूछा है। अभी मैंने बताया कि पैराडाइज लॉस्ट का लॉन्गेस्ट बुक आपका बुक 9 है, जिसमें 1189 लाइन्स हैं। और पैराडाइज लॉस्ट का शॉर्टेस्ट बुक कौन सी है, बुक 7 है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, बुक 7 है, जिसमें कितनी है, 640 लाइन्स है, 640 लाइन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंडेमोनियम इज़ द नेम इन्वेंटेड बाय जॉन मिल्टन। पेंडेमोनियम एक ऐसा नाम है जिसको इन्वेंट किसने किया था, जॉन मिल्टन ने किया था। फॉर द कैपिटल ऑफ, यहाँ पे बताना है किसकी कैपिटल के लिए, द हाई कैपिटल ऑफ सैटर्न एंड हिज पेयर्स, मतलब वो हाई कैपिटल है किसके लिए, सैटर्न और उनके पेयर्स के लिए, उनके साथियों के लिए। तो यहाँ पे बताना है जो पेंडेमोनियम है वो किसकी कैपिटल के लिए बनाया गया था, मिल्टन ने बनाया था। हेवन के लिए, हेल के लिए, या अर्थ के लिए, या स्काई के लिए। तो पेंडेमोनियम ये किसकी कैपिटल है, हेल की है, कैपिटल ऑफ हेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंडेमोनियम वॉज बिल्ट इन अबाउट एन आवर बाय अ फॉलन एंजल्स एट द सजेशन ऑफ मैमन एट द एंड ऑफ बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट 1667। इट वॉज डिजाइन बाय द आर्किटेक्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट में, पैराडाइज लॉस्ट के बुक फर्स्ट के अंत में मैमन के सुझाव से जो फॉलन एंजल्स के द्वारा पेंडेमोनियम लगभग 1 घंटे में बनाया गया था। आगे कह रहा है इट वॉज डिज़ाइन बाय द आर्किटेक्ट, इसे एक आर्किटेक्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया था पेंडेमोनियम को। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पेंडेमोनियम बनाया किसने था। सिंपली बोल रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट के बुक फर्स्ट के अंत में मैमन ने सुझाव दिया था, जो फॉलन एंजल्स के द्वारा ये सुझाव था, पेंडेमोनियम लगभग 1 घंटे में बनाया गया था। बताया जा रहा है किसके द्वारा बनाया गया था, वो आर्किटेक्ट कौन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मुल्सीबर। ओके, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मुल्सीबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल इन पैराडाइज लॉस्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड। तो पैराडाइज लॉस्ट में हेल को क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है, या और क्या कहा जाता है।
तो आपके ऑप्शन में है टार्टरस, अर्थली डोम, टाइटेनिक हॉल, टाइटेनियम हाउस। तो पैराडाइज लॉस्ट में हेल को क्या कहा जाता है? टार्टरस। ओके, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैटन इन पैराडाइज लॉस्ट इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन फॉर्मरली कॉल्ड कहा जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट में शैटन को क्या कहा जाता है और क्रिश्चियन ट्रेडिशन में क्या कहा जाता है, ये चीज़ बताना है। तो जब तक पैराडाइज लॉस्ट से शैटन को भगा नहीं दिया जाता है तब तक उसका नाम क्या रहता है? शैटन का लूसीफर नाम रहता है। जब वो हेवन में रहते हैं, जब ये हेवन में रहता है तब इसका नाम क्या रहता है? लूसीफर। लेकिन जैसे ही इसको हेवन से निकाल के हेल में फेंक दिया जाता है तो ये सैटर्न हो जाता है और क्रिश्चियन ट्रेडिशन में भी इसका नाम क्या रहता है? लूसीफर। नेक्स्ट, हु यूजेज मिल्टन एज अ कैरेक्टर इन हिज वर्क मिल्टन अ पोएम? किसने मिल्टन को अपने वर्क मिल्टन अ पोएम में एज ए कैरेक्टर यूज़ किया है? कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक या जॉन किट्स? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा विलियम ब्लेक ने किया है। यहाँ पे ऑलरेडी मार्क लगा ही हुआ है, विलियम ब्लेक ने किया है मिल्टन अ पोएम। ओके, तो ये किसका है? ये विलियम ब्लेक का है, जो कि एक एपिक है। ओके, ये एक एपिक है, एपिक पोएम है विलियम ब्लेक का, मिल्टन अ पोएम। कब ये लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1804 एंड 1810 के बीच में ये कंपोज हुआ था। और इसका हीरो कौन है? जॉन मिल्टन साहब ही है। इस वर्क का हीरो कौन है? जॉन मिल्टन है। इस पोएम का हीरो कौन है? जॉन मिल्टन खुद ही है। और इसका राइटर कौन है? विलियम ब्लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इन्फ्लुएंस्ड मैरी शेली व्हेन शी रोट हर नॉवेल डैश इन द 1810s। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट ने मैरी शेली को तब प्रभावित किया जब वो 1810 के दशक में अपना नॉवेल लिखा। जब उन्होंने 1810 के दशक में अपना क्या लिखा? नॉवेल लिखा। तो कौन सी नॉवेल उन्होंने लिखा था जब वो पैराडाइज लॉस्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी? तो इनका जो नॉवेल है वो आपका डी हो जाएगा, फ्रैंकेनस्टाइन। ओके, ये इनका नॉवेल था। किसका? इनका मैरी शेली का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीबी शेली कंस्ट्रक्टेड हिज कैरेक्टर प्रोमीथियस इन पार्ट एज एन अटेम्प्ट टू रिवाइज मिल्टन्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीबी शेली ने अपने कैरेक्टर प्रोमीथियस को आंशिक रूप से संशोधित करने के प्रयास के रूप में निर्मित किया। मिल्टन के किस कैरेक्टर को निर्मित किया? तो सिंपली यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीबी शेली ने मिल्टन के किस कैरेक्टर को, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शैटन। मिल्टन के शैटन मतलब जो पैराडाइज लॉस्ट का शैटन है, इसको ही देख के पीबी शेली ने अपने प्रोमीथियस अनबाउंड जो उनका वर्क है उसमें अपने जो कैरेक्टर है, जो हीरो है, प्रोमीथियस को कंस्ट्रक्ट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकन ऑथर जॉन अर्नेस्ट स्टीनबेक्स नॉवेल इंडूबियस बैटल टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम। तो एक अमेरिकी लेखक है, अमेरिकी ऑथर है जॉन अर्नेस्ट स्टीनबेक की नॉवेल, कौन सी नॉवेल है? इंडूबियस बैटल। इन्होंने टाइटल कहाँ से लिया गया यही बताना है। इंडूबियस बैटल किसका है? जॉन अर्नेस्ट स्टीनबेक का ये नॉवेल है। और इसका जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया हमें ये बताना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पैराडाइज लॉस्ट से इसका टाइटल लिया गया है। नेक्स्ट, इन हिज कंट्रोवर्शियल नॉवेल, अपने कंट्रोवर्शियल नॉवेल में, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने कंट्रोवर्शियल नॉवेल में द सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी अडेप्ट्स मेजर मोटिव्स एंड प्लॉट एलिमेंट्स फ्रॉम डैश सच एज अ फॉल एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने कंट्रोवर्शियल नॉवेल में द सैटेनिक वर्सेस में, अपने कंट्रोवर्शियल नॉवेल द सैटेनिक वर्सेस में सलमान रुश्दी ने प्रमुख रूपांकनों और कथानकों को अपनाया, मतलब मेजर मोटिव्स को और प्लॉट एलिमेंट्स को क्या किया है? अपनाया है, अडेप्ट किया है। तो हमें बताना है उन्होंने कहाँ से ये जो मेजर मोटिव है, प्लॉट एलिमेंट्स, उन्होंने कहाँ से अडेप्ट किया, ये चीज़ें बतानी हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी, पैराडाइज लॉस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्बा ब्रे यूजेज अ कोट फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट टू नेम द सेकेंड बुक ऑफ हर ट्रायलॉजी।
डैश यहाँ पे बताना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिब्बा ब्रे ने अपनी ट्रायलॉजी की दूसरी पुस्तक का नाम बताने के लिए पैराडाइज लॉस्ट के एक कोटेशन का उपयोग किया है। कोटेशन क्या है? कोटिंग फ्रॉम इट, मतलब वो कोटेशन क्या है? टू रेन इज़ वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, नर्क में रहते हुए भी शासन करना महत्वाकांक्षा के लायक है। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, स्वर्ग में सेवा करने से नर्क में शासन करना बेहतर है। तो हमें बताना है लिब्बा ब्रे का वो कौन सी ट्रायलॉजी है जिसमें उन्होंने क्या किया, अपने ट्रायलॉजी की दूसरी पुस्तक का नाम बताने के लिए पैराडाइज लॉस्ट के एक कोटेशन का उपयोग किया है। तो हमें बताना है कि उस ट्रायलॉजी का नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा रेबेल एंजल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द अमेरिकन ऑथर रोट पैराडाइज लॉस्ट द नॉवेल इन 1994 बेस्ड अपॉन द एपिक पोएम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस अमेरिकी लेखक का नाम बताएं जिसने 1994 में महाकाव्य कविता पर आधारित पैराडाइज लॉस्ट द नॉवेल लिखा था। तो ये याद रखिएगा, पैराडाइज लॉस्ट द नॉवेल ये किसका है? उसी अमेरिकन ऑथर का हमको नाम बताना है। उसने कब लिखा था? 1994 में। जो ये किस पे लिखा गया था? एक महाकाव्य कविता पर आधारित है, पैराडाइज लॉस्ट के। ठीक है, तो किसने लिखा था ये चीज़ हमें बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ लैंजारा, इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैराडाइज लॉस्ट द नॉवेल ये किसका है? तो जोसेफ लैंजारा का है 1994 में। ये एक अमेरिकी ऑथर है। नेक्स्ट, इन अमेरिकन ड्रामा थ्रिलर फिल्म द डेविल्स एडवोकेट 1997 पैचिनोस कैरेक्टर इज नेम्ड आफ्टर। कहा जा रहा है कि अमेरिकी ड्रामा थ्रिलर फिल्म द डेविल्स एडवोकेट में पैचिनो की जो कैरेक्टर का नाम रखा गया वो किसके बाद रखा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन का, जॉन मिल्टन के बाद। 1 मिनट। नेक्स्ट, मिल्टन डिफाइंड हिज व्यूज ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी इन प्रीफेस टू। मिल्टन ने ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में अपने विचारों को परिभाषित किया है इन द प्रीफेस टू, किसकी प्रीफेस में? तो ये चीज़ बतानी है हमें। मतलब मिल्टन ने ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में अपने व्यूज़ को क्या किया है? डिफाइन किया है, किसकी प्रस्तावना में, किसकी प्रीफेस में? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, सैमसन एगोनिस्टिस की प्रीफेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े हैं ये। देख लेते हैं। ट्रेजेडी एज इट वॉज एंशियंटली कंपोज्ड, मतलब ट्रेजेडी जैसा कि ये प्राचीन काल में लिखा गया था, रचा गया था। हैथ बीन एवर हेल्ड इन ग्रेवेस्ट मोरलिस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑफ ऑल अदर पोएम्स। आगे क्या कहा जा रहा है कि अन्य सभी कविताओं की तुलना में सबसे गंभीर, सबसे ग्रेवेस्ट, गंभीर, नैतिक और सबसे अधिक लाभदायक माना गया है किसको? ट्रेजेडी को। Therefore said by Aristotle to be of power by raising pity and fear or terror to purge the mind of those and such like passions। आगे क्या कहा जा रहा है? इसलिए अरिस्टोटल ने दया और भय या आतंक को दूर करने के लिए शक्तिशाली होने के लिए कहा था। किसने कहा था? अरिस्टोटल ने कहा था, शक्तिशाली होने के लिए कहा था। आगे है टू पर्ज द माइंड ऑफ दोज दैट सच लाइक पैशंस दैट इज टू टेम्पर एंड रिड्यूस देम टू जस्ट मेजर विद अ काइंड ऑफ डिलाइट। आगे कहा जा रहा है और इस तरह के जुनून का मन जो जुनूनों को पढ़ने या अच्छी तरह से अनुकरण करने से उत्तेजित होता हो। ठीक है, स्ट्रीड अप द रीडिंग एंड सीइंग, एक मिनट, रीडिंग एंड सीइंग दोज पैशंस वेल इमिटेटेड। वही चीज़ यहाँ पे बताया कि उन तरह, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन और इस तरह के जुनून का मन जो उन जुनूनों को पढ़ने या अच्छी तरह से अनुकरण करने से उत्तेजित होता हो, इमिटेट करने से उत्तेजित होता हो। नॉर इज नेचर वांटिंग इन आवर ओन इफेक्ट टू मेक गुड इज असर्शन। उन्हें एक प्रकार की खुशी के साथ मापने और उन्हें कम करने के लिए है। फॉर सो इन साइक थिंग्स ऑफ मेलनकलिक ह्यू एंड क्वालिटी आर यूज्ड अगेंस्ट मेलनकली। ना ही प्रकृति अपने प्रभाव में अपने दावों को पूरा करना चाहती है, इसलिए शारीरिक रूप से उदासी के खिलाफ उदासी रंग की गुणवत्ता वाली चीज़ों का उपयोग किया जाता है। जैसे
क्वालिटी आर यूज अगेंस्ट मेलनकली, सोर अगेंस्ट सोर सॉल्ट टू रिमूव सॉल्ट ह्यूमर्स, ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे कह रहा है इसलिए शारीरिक रूप से उदासी के खिलाफ जो उदासी रंग और गुणवत्ता वाली चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे खट्टे के खिलाफ खट्टा, नमकीन हास को दूर करने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। इन विच वर्क मिल्टन रोट इट, अपने किस वर्क में ये मिल्टन ने लिखा है, ठीक है, अपने किस वर्क में मिल्टन ने ये चीज़ें लिखी हैं, तो ये चीज़ बतानी है हमको। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा सैमसन एगोनिस्टिस। ये इनका एक क्लोसेट ड्रामा बोल सकते हैं, क्लोसेट ड्रामा या वर्ड्स ट्रेजेडी, कहीं कहीं आपको वर्ड्स ट्रेजेडी भी मिलता है, ठीक है। और ये आया कब था, 1671 में आया था। नेक्स्ट, मिल्टन रोट हिज इलिगिया प्राइमा, यहाँ पे कह रहा है कि मिल्टन रोट हिज इलिगिया प्राइमा अ फर्स्ट लैटिन एलजी टू फ्रेंड फ्रॉम सेंट पॉल्स, हिज नेम वाज, मतलब मिल्टन ने अपना इलेगिया प्राइमा लिखा जो पहला लैटिन शोक गीत था सेंट पॉल के एक दोस्त के लिए, उसका नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डियोडाटी, ठीक है, चार्ल्स डियोडाटी। नेक्स्ट, हु रोट अ पोएम एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट W शेक्सपियर, यानी कि विलियम शेक्सपियर। तो किसने एक पोएम लिखा है, वो पोएम का नाम क्या है, एपिटाफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर। तो ये किसने लिखा है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, हम जॉन मिल्टन ही कर रहे हैं तो जॉन मिल्टन पे ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट, आर्केड्स एंड कॉमर्स आर मिल्टन्स 2 पोएम्स। तो आर्केड्स और कॉमर्स ये मिल्टन की 2 पोएम्स कौन सी हैं, ये ट्रेजेडीज़ हैं, कॉमेडीज़ हैं, रिवेंज प्लेज हैं या मास्क हैं। तो आर्केड्स और कॉमर्स ये मिल्टन के हॉटन पोएम में से जानी जाती हैं। जब मिल्टन हॉटन में थे तो उन्होंने इससे दोनों पोएम्स को लिखा था और ये दोनों ही क्या है, मास्क है। ओके, नेक्स्ट, जस्ट बिफोर हिज डेथ इन 1674, कहा जा रहा है यहाँ पे कि 1674 में अपने डेथ से ठीक पहले, अपने मृत्यु से ठीक पहले, मिल्टन सुपरवाइज्ड अ सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट के दूसरे एडिशन का पर्यवेक्षण किया था, यानी कि सुपरवाइज्ड किया था। अकम्पनीड बाय एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई द पोएम राइम्स नॉट एंड परफेक्टरी वर्सेस बाई, जिसमें आगे कहा जा रहा है जिसमें वाई द पोएम राइम्स नॉट की व्याख्या भी शामिल थी, एंड परफेक्टरी वर्सेस, और जो परफेक्टरी वर्सेस ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, ये चीज़ें बताया जा रहा है। ये वाई द पोएम राइम्स नाइट एक वर्क है, परफेक्टरी वर्सेस ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे एंड्रयू मार्वेल के द्वारा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच पोएट शॉ हिमसेल्फ एज मिल्टन्स पोएटिकल सन, किस पोएट ने अपने आप को मिल्टन के पोएटिकल सन के रूप में देखा है, कौन सा ऐसा पोएट है जिसने अपने आप को मिल्टन के पोएटिकल सन के रूप में देखा है, मिल्टन के काव्य पुत्र के रूप में देखा है। तो विलियम ब्लेक है। ओके, नेक्स्ट, हु रोट इन द ब्यूटीफुल एंड सबलाइम, ये किसने लिखा है, द ब्यूटीफुल एंड द सबलाइम, ये किसने लिखा है। नो पर्सन सीम्स बेटर टू हैव अंडरस्टूड द सीक्रेट ऑफ हाइटनिंग, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मैं विवेकपूर्ण स्पष्टता के बल पर उनके सबसे मजबूत प्रकाश में अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकता हूँ, और ऑफ सेटिंग ट्रिबल थिंग्स, तो किसी भी व्यक्ति के ऊंचाई बढ़ाने या ट्रिबल थिंग्स इफ आई मे यूज द एक्सप्रेशन इन दियर स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट बाय द फोर्स ऑफ जुडिशियस ऑब्सक्यूरिटी दैन मिल्टन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये द ब्यूटीफुल एंड द सबलाइम ये किसने लिखा है, इसमें है कि अगर मैं विवेकपूर्ण स्पष्टता के बल पर उनके सबसे मजबूत प्रकाश में अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकता हूँ, तो किसी भी व्यक्ति ने ऊंचाई बढ़ाने या भयानक चीज़ों को स्थापित करने के रहस्य को बेहतर ढंग से नहीं समझा है, मिल्टन। तो ऐसा किसने लिखा है ब्यूटीफुल एंड द सबलाइम में, और ये लिखा किसने है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्यूटीफुल एंड द सबलाइम में किसने ये चीज़ें लिखी हैं, ये स्टेटमेंट किसका है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए, एडमंड बर्क ने लिखा है। किसने लिखा है, एडमंड बर्क ने लिखा है। नेक्स्ट, मिल्टोनिक वर्सेस कैन नॉट बी रिटन बट इन एन आर्टफुल और रैदर आर्टिस्ट ह्यूमर।
मतलब मिल्टोनिक जो कविता है वो कलात्मक या बल्कि कलाकार के हाथ के अलावा नहीं लिखी जा सकती। एंड दैट पैराडाइज लॉस्ट वाज अ ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी हु एक्सक्लेम्ड ही, और पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एक सुंदर और भव्य जिज्ञासा थी। हु एक्सक्लेम्ड इट, ऐसा किसने कहा है। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो मिल्टोनिक वर्ड्स है उसे लिखा नहीं जा सकता है, बल्कि इस कलाकार के हाथ के अलावा नहीं लिखी जा सकती, ये चीज़ें बोला गया है। आगे कहा जा रहा है कि जो पैराडाइज लॉस्ट है वो क्या है, वो एक ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी है, मतलब एक सुंदर और भव्य जिज्ञासा थी। ऐसा किसने कहा है, तो किसने कहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे जॉन कीट्स हो जाएगा। ऐसा किसने कहा है, जॉन कीट्स ने। ये चीज़ें याद रखिएगा, इन्होंने ही कहा है ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी, पैराडाइज लॉस्ट को। नेक्स्ट, हु क्लेम्ड सेइंग, किसने दावा किया है कि द स्टडी ऑफ मिल्टन कुड बी नो हेल्प, इट वॉज ओनली अ हिंड्रेंस। तो मिल्टन के बारे में किसने दावा किया है कि मिल्टन के अध्ययन से कोई मदद नहीं मिल सकती, ये केवल एक बाधा थी, एक रुकावट थी। ऐसा किसने कहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा टी.एस. इलियट ने कहा है। ठीक है, ये कोटेशन है, स्टेटमेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो मिल्टन पे कहे गए हैं। ठीक है, तो टी.एस. इलियट ने यही कहा है कि मिल्टन के अध्ययन से उनकी स्टडी से कोई भी मदद नहीं मिल सकती, वो केवल क्या है, हिंड्रेंस है, रुकावट है। नेक्स्ट, हु रोट इन द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, ये किसने, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसने एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस में लिखा है दैट मिल्टन इज द सेंट्रल प्रॉब्लम इन एनी थ्योरी एंड हिस्ट्री ऑफ पोएटिक इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश। तो किसने लिखा है, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस में किसने लिखा है कि अंग्रेजी में काव्यात्मक प्रभाव के किसी भी सिद्धांत और इतिहास में मिल्टन केंद्रीय समस्या है, एक सेंट्रल प्रॉब्लम है मिल्टन। ऐसा किसने कहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हैरोल्ड ब्लूम ने कहा है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि अंग्रेजी में जो काव्यात्मक प्रभाव के किसी भी सिद्धांत और इतिहास में मिल्टन क्या है, एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, द कोटेशन अ गुड बुक इज द प्रीसियस लाइफ ब्लड ऑफ मास्टर स्पिरिट, मतलब एक अच्छी किताब एक गुरु आत्मा का अनमोल जीवन रक्त है। एम्ब्लेम्ड एंड ट्रीजर्ड अप ऑन पर्पस टू अ लाइफ बियॉन्ड लाइफ, जिसे जीवन से परे जीवन के उद्देश्य से संश्लेषित और संजो कर रखा जाता है। उस बुक को इज टेकन फ्रॉम मिल्टन्स, ये मिल्टन के कहाँ से लिया गया है। जब बुक की बात आ गई है तो पता ही होगा आंसर। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे एरोपैजिटिका है। एरोपैजिटिका ये लिबर्टी ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए जानी जाती है, जो इनका प्रोज वर्क है 1644 में आया था। ये सब मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट, हु स्पोक ऑफ मिल्टन एज आवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट, तो मिल्टन को किसने आवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट कहा है, ये चीज़ें बतानी है। ओके, यहाँ पे बताना है कि मिल्टन को किसने आवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट कहा, टी.एस. इलियट ने कि एफ.आर. लेविस ने कि फिलिप पुलमैन ने या आई.ए. रिचर्ड। तो फिलिप पुलमैन ने ये बात कही है, मिल्टन को आवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट उन्हें कहा गया है। नेक्स्ट, हु सेड इन 1734, तो 1734 में किसने कहा था, मिस्टर मिल्टन इज स्टीम्ड द पेरेंट एंड ऑथर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स अमंग अस, मिस्टर मिल्टन हमारे बीच रिक्त पद के सम्मानित जनक और लेखक हैं। 1734 में ये किसने कहा था कि जो मिस्टर मिल्टन है वो हमारे बीच रिक्त पद के सम्मानित जनक और लेखक हैं, सम्मानित ऑथर और लेखक हैं, अरे सम्मानित लेखक और जनक हैं, किसने कहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसहाक वाट्स ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट, सैमसन एगोनिस्टिस ड्रॉज ऑन द स्टोरी ऑफ सैमसन फ्रॉम द, सैमसन एगोनिस्टिस सैमसन की कहानी पर आधारित है। तो कहाँ से आधारित है, सैमसन की कहानी पर तो आधारित है न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, फेरी क्वीन या ओडिसी। तो ओल्ड टेस्टामेंट, सैमसन के ओल्ड टेस्टामेंट की स्टोरी पर सैमसन एगोनिस्टिस आधारित है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें हमने 30 क्वेश्चन ही रखे थे। माइकल लीब पोसिस्ट दैट, मतलब माइकल लीब का मानना है कि द ड्रामा इज़ अ वर्क ऑफ वायलेंस टू इट्स वेरी कोर, मतलब ड्रामा अपने मूल में हिंसा का कार्य है,
ड्रामा अपने मूल में क्या है, एक हिंसा का कार्य है। इट एक्सटॉल्स वायलेंस, ये हिंसा का गुणगान करता है। इंडीड इट एक्सल्ट्स इन वायलेंस, वास्तव में ये हिंसा का आनंद लेता है। विच ऑफ मिल्टन्स वर्क ही इज़ टॉकिंग अबाउट, वो मिल्टन के कौन से वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। माइकल लिव यहाँ पे मिल्टन के किस वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, ये चीज़ बतानी है हमें। सैमसन एगोनिस्टिस, कॉमस, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, टेट्राकॉर्डन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सैमसन एगोनिस्टिस की बात हो रही है। हिंसा किस में है, सबसे ज़्यादा तो इसी में हो रहा है ना, वायलेंस किस में हो रहा है, सैमसन एगोनिस्टिस पे, सैमसन पर ही वायलेंस हो रहा है, फिलिस्तीन लोग कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे भी जान सकते हैं आप, हिंसे की बात हो रही है तो सैमसन एगोनिस्टिस में हो रहा है। तो स्टूडेंट ये थे 30 क्वेश्चन जो मिल्टन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs थे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपने इसमें कितने स्कोर किए हैं, 30 क्वेश्चन में आपने कितने स्कोर किए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितनी तैयारी हुई है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कुछ क्वेश्चन नए भी थे, ऐसा नहीं है कि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, मैं जल्द ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।